नमस्कार दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा वो बेहद शानदार होगा यूजेस ऑफ ग्रेफाइट के ऊपर। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को हाथ जोड़कर आपके अपने छोटे भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह 4 लाइनें कोट कर देता हूँ। पिछले वीडियो सेक्शन में लोगों को समझाने की कोशिश की गई थी और एक छोटा सा मैसेज डालने की कोशिश की गई थी कि बाबू थोना जो वाला कार्यक्रम है वो करना कृपया करके छोड़ दें। तो उसी पे 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। ये बात तो अब की बार रावण भी कह रहा है कि रावण ने भी माना कि ये काम गलत है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से क्या कहते हैं, ध्यान से 4 लाइनें सुनना है। वो 4 लाइनें क्या हैं? वो कहती हैं जी, रावण में भले ही लाखों बुराइयां थी, लेकिन उसने कभी भी मंदोदरी से ये नहीं कहा कि मेरे बाबू ने थाना थाया या नहीं थाया। तो आप देख सकते हो इस तोतलेपन को आपको क्या करना है, ख़त्म करना है। बाबू थाना थाए या ना थाए, आपको थाना थाना है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, क्योंकि मैराथन आपको दौड़नी है, ना कि आपके बाबू को। तो उम्मीद करता हूँ इस मैसेज को आप समझेंगे। रावण जो इतना बड़ा विद्वान है उसने भी ये छोटी सी 4 लाइनें कही हैं, तो उम्मीद करता हूँ कम से कम अब तो आप समझने की कोशिश करेंगे। लाख बुराइयाँ होती हैं व्यक्ति में, फिर भी देख लो वो एक अच्छा मैसेज छोड़ जाता है। अब समझना ना समझना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलते हैं वीडियो सेक्शन के ऊपर। फिर आपको एक शायरी सुनाई जाएगी उन लोगों के ऊपर जिनको नींद नहीं आती। ध्यान से सुनो। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के यूज़ कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं। सबसे पहला जो यूज़ है, इट का मतलब है ग्रेफाइट। इट इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। इसे आप किसकी तरह यूज़ कर सकते हो? कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। ध्यान से देखना है कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है। ए सब्सटेंस which changes the rate of reaction। एक ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे और स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कह सकता हूं रेट को चेंज कर दे या उसकी स्पीड को क्या कर दे, चेंज कर दे। जैसे आपके जीवन में मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बड़ा ही क्या है, आपको अच्छी सलाह दे रहा है। तो 2 प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। सही है। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होता है जो जीवन में आपको सही मार्गदर्शक दिखाए, मतलब आपकी एनर्जी को कम लगने दे और आपके परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आए। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें। तो रिएक्शन को एक ऐसा रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा जिस रास्ते के ऊपर कम से कम एनर्जी का क्या हो, खर्च हो। एक नेगेटिव, नाम से ही सुन रहा है, मान लो जीवन में नेगेटिव लोग आ जाएं और वो हर बात पे कहें कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो इसका मतलब एक ऐसा कैटलिस्ट जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करने की कोशिश कर रहा है, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, उस कैटलिस्ट को आप क्या कह सकते हो, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट 2 प्रकार के होते हैं। वैसे आपसे कोई पूछे कैटलिस्ट है क्या, तो कैटलिस्ट एक ऐसी स्पीसीज है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगी। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब उस रेट को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। कृपया करके ऐसा ना कहें कि वो बढ़ाती है जी, वो घटा भी सकती है, क्योंकि 2 प्रकार के व्यक्तित्व समाज में एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव और एक क्या, नेगेटिव। आजकल पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज़्यादा है। तो इसका मतलब कह सकता हूँ जो ग्रेफाइट है वो अच्छा खासा किसका काम कर सकता है, कैटलिस्ट का काम कर सकता है। कैटलिस्ट पे सेपरेट वीडियो लेके आएंगे डिटेल में। फिलहाल आपके सिलेबस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ही है। तो कह सकता हूँ 2 प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं। देयर आर यूजुअली 2 type of catalyst are present। 2 type of catalyst are present। सही है। That is positive catalyst and negative catalyst। सही है। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, एक ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। एक कैटलिस्ट which increases the rate of reaction, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। सही, कह सकता हूं उस चीज को आप क्या कह सकते हो, कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, डिक्रीज। ए कैटलिस्ट विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ही आता है। आपकी एक सेपरेट लेके आएंगे वीडियो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कैटलिस्ट के ऊपर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। बड़े सेक्शंस में सिखाया जाता है, चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ इस्तेमाल किए जाती हैं कैटलिस्ट जो टर्म है। तो वहाँ आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में समझाया जाएगा जब आपके लिए वीडियो लेके आए जाएंगे क्लास 12th के फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जाम। तो उम्मीद करता हूँ कैटलिस्ट का मीनिंग समझ में आया होगा। तो जो ग्रेफाइट है वो खुद किसका काम कर सकता है? कैटलिस्ट का काम कर सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर, आपको पता है जो कार्बन होता है वो अच्छी खासी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसीलिए आपकी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वहाँ पे आपने मेटलर्जी पढ़ी होगी। मेटलर्जी में आप क्या करते हो? ओर्स की एक्सट्रैक्शन, आपकी जो अर्थ क्रस्ट के अंदर अलग अलग प्रकार की ओर्स पाई जाती हैं, उन ओर्स को रिड्यूस करने के लिए जो आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो, तो वो क्या होते हैं? कार्बन्स की फॉर्म होते हैं। तो ग्रेफाइट उनमें से कार्बन की फॉर्म है। तो मैं कह सकता हूँ इसे आप किसकी तरह यूज़ कर सकते हो? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, रिएक्शन को करवाने के लिए हीटिंग प्रोसीजर करना पड़ता है। किसके अंदर? मेटलर्जी जो ब्रांच है उसके अंदर। अब किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए, आग देने के लिए क्या करोगे भाई? आपने देखा होगा कोल का इस्तेमाल करते हैं। तो कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कह सकता हूँ आप ग्रेफाइट का इस्तेमाल फ्यूल की तरह भी कर सकते हो और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर सकते हो मेटलर्जी ब्रांच के अंदर, जहाँ से हम अलग अलग प्रकार की ओर की एक्सट्रैक्शन करते हैं। दैट ब्रांच इज मेटलर्जी ब्रांच कह सकता हूँ। तो दूसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल, इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड reducing agent, it is used as a fuel and reducing agent in metallurgy। सही है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई भाई। आपको पता है जो ऑक्सीडाइज और होती हैं उनको रिड्यूस करना क्या होता है? आसान। तो पहले उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज और फॉर्म में चली जाएगी, तब उसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। अब रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिएगा उस समय? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो कार्बन और उसकी फॉर्म है वो अच्छे खासे फ्यूल और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। जैसे दिखा देता हूँ, ZnO प्लस जो कार्बन है वो इसको कन्वर्ट कर देता है जिंक प्लस CO के अंदर। तो कह सकता हूँ इस रिएक्शन में आपका जो कार्बन है उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। कह सकता हूँ ये 0 था, पीछे सिखाया था कंसेप्ट, और ये +2 ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो किसका काम कर सकता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो कार्बन इस रिएक्शन में किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। सही है। अब आगे चलते हैं। आगे इस रिएक्शन में जो ये CO बनता है, ये भी रिएक्शन में आगे चल के क्या करना शुरू कर देता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करना शुरू कर देता है। वो हायर स्टडीज़ के लिए रखेंगे कुछ चीज़ें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। इट इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट electrodes, it is used to construct electrodes for cells and batteries। आपकी जो बैटरी आती है, घर वाली बैटरीज देखी होंगी आपने, सेल देखे होंगे। सही है। उस सेल को जब आप तोड़ते हो तो आपने देखा होगा रोड सी निकलती हैं उस सेल के अंदर से। वो जो रोड होती हैं आपने देखा होगा एकदम किसकी होती है? ब्लैकिश टाइप होती हैं। तो वो किससे मिलके बन गई होती है? वो रोड्स ग्रेफाइट की रोड्स होती हैं। उसके अंदर आपकी जो इलेक्ट्रोड्स बनाई जाते हैं बैटरीज के अंदर, भाई अपनी जो घर वाला आप इन्वर्टर होते हैं उसमें देखा होगा जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा उसके ऊपर से क्या हो जाता है? कार्बन कंपोनेंट। आपको ऐसा लगता है कि कुछ काला पदार्थ जो है वो निकल रहा है, टूट टूट के गिर रहा है। वो क्या है? वो जो रोड है वो किससे मिलके बनी हुई है? ग्रेफाइट से मिलके बनी हुई है। तो किसी भी सेल या बैटरी के अंदर जो रोड्स बनाई जाती हैं वो भी किससे बनाई जाती हैं? ग्रेफाइट से। तो अच्छा खासा मटेरियल है जो ये यूज़ किया जा सकता है आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर भी। तो कह सकता हूँ रोड्स, इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए सेल या बैटरी के अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं? हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर लेड पेंसिल। सही है। क्या बनाने के काम आती है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। आपका जो ग्रेफाइट है वो किसके काम आता है? लेड पेंसिल बनाने के काम आता है। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा
कि जो लेड पेंसिल है, देखो लेड से नाम ऐसा लग रहा है जैसे पीबी, पीबी इज अ लेड, सही है। अब एक बार इसमें पूछा गया जो लेड पेंसिल है इसमें लेड की मात्रा कितनी है और ये किससे मिलके बनी हुई है, तो लेड पेंसिल के अंदर 0% क्या मौजूद है, लेड मौजूद है। ये ध्यान रखना है, लेड पेंसिल के अंदर जो मौजूद है वो क्या मौजूद है, 0% लेड मौजूद है। अब लेड पेंसिल जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन है क्ले का प्लस ग्रेफाइट का। अगर आप ग्रेफाइट को क्ले के साथ मिक्स कर देते हो, किसको, व्हेन ग्रेफाइट इज मिक्स्ड विद क्ले, सही है। ग्रेफाइट को जब आप क्ले के साथ मिक्स कर देते हो, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लेड पेंसिल। ध्यान रखना है, लेड पेंसिल का इस्तेमाल कर देती हैं। लेड पेंसिल के अंदर पाए जाने वाला जो लेड होता है उसकी मात्रा होती है 0। नाम जरूर है लेड पेंसिल, जैसे लेड पेंसिल इज जस्ट लाइक ए टाइप ऑफ प्यार, ठीक है। प्यार है तो सही लेकिन दिखता नहीं है, वो धोखा खाने के बाद मिलता है। तो लेड पेंसिल को आप किससे कंपेयर कर सकते हो, प्यार से, एक अकाल्पनिक चीज से कंपेयर कर सकते हो। नाम दे रखा है लेकिन एग्जिस्टेंस में नहीं है। जब धोखा लग जाता है, जब उसकी कंपोजिशन पता चलती है, तब जाके पता चलता है अच्छा ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ ग्रेफाइट को अगर आप क्ले के साथ मिक्स कर दें तो लेड पेंसिल का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। चौथा, अब जो ये लेड पेंसिल होती है पेपर को क्या कर सकती है, ब्लैक कर सकती है। देखा होगा आपने कई बार पेंसिल को ऐसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, रब करना शुरू कर देते हैं, तो जो पेपर होता है वो कार्बन की तरह भी काम कर सकता है जब पेंसिल आपने रब की होगी। तो अगला पॉइंट क्या है, ग्रेफाइट इज यूज्ड टू मार्क पेपर ब्लैक, सही है। पेपर को क्या करने के लिए, ब्लैक करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड टू मार्क पेपर ब्लैक। सो ड्यू टू दिस रीजन it is called as lead black, सही है। पेपर को क्या करने के काम आता है, ब्लैक करने के काम आता है, लिखने के काम आता है, कह सकता हूँ इट इज़ यूज टू मार्क पेपर ब्लैक, सो ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ कॉल्ड एज लेड ब्लैक। या जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है प्लम्बागो, और इसे आप क्या कह सकते हो, प्लम्बागो भी कह सकते हो। अगर आपने लेड पेंसिल से किसी पेपर को क्या कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, ब्लैक करना शुरू कर दिया, तो उस अवस्था में आप उस चीज़ को क्या कह सकते हो, लेड ब्लैक या प्लम्बागो कह सकते हो। तो ग्रेफाइट से पेपर को भी ब्लैक किया जा सकता है, इसी रीज़न की वजह से इस चीज़ को आप क्या कह सकते हो, लेड ब्लैक कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, प्लम्बागो कह सकते हो। टेक्निकल मीनिंग है, ध्यान रखना है। कब इस्तेमाल की जाएगी, जब आपने ग्रेफाइट को क्या किया होगा, कह सकता हूँ पेपर को ब्लैक करने की कोशिश की होगी। तो ग्रेफाइट इज यूज टू मार्क पेपर ब्लैक, सो ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज लेड ब्लैक के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसमें क्या है, वो ये है, it is used to prepare crucibles। अभी समझाता हूं, टेंशन ना लो। it is used to prepare crucibles which is used in determination of high melting point of metals। क्रूसिबल का मीनिंग समझो, क्रूसिबल है क्या, पहले इसको एक बार समझा देता हूं। क्रूसिबल है क्या, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्रूसिबल्स, क्रूसिबल बनाने के काम आता है। अब ये क्रूसिबल किस काम के आएंगे, ये मेटल्स के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के काम आएंगे। कुछ एक मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो जिन मेटल्स का टेम्परेचर अधिक होता है तो उन टेम्परेचर्स को कैलकुलेट करने के लिए आप एक अपरेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट इज क्रूसिबल। अब ये क्रूसिबल है क्या, एक स्मॉल पोर्ट होता है,
पोट का मतलब होता है पात्र, बर्तन कह सकते हो। एक स्मॉल पोट होता है जो किसका बनता है, मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ध्यान से सुनना है। मान लेता हूं आपकी जो घरवाली कटोरी है उसको मान लेता हूं, सही है, उसे आप क्रूसिबल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, क्रूसिबल, समझने के लिए। अगर वो घरवाली जो कटोरी है उसका निर्माण कर दिया जाए किसकी सहायता से, किसको मिक्स करके, अभी अभी पीछे हमने मिक्स करके क्ले के साथ किसकी फॉर्मेशन की थी, लेड पेंसिल की, सही है। तो ऐसे ही जो पात्र होते हैं, जो बर्तन होते हैं, जो अपरेटस होते हैं, किसके लिए, ऐसी मेटल्स का जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो उन मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए जिन पात्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिन अपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है, वो होते हैं क्रूसिबल। समझेंगे कैसे, घरवाली आपने कचौड़ी देखी होगी, उस कचौड़ी को मान के चलना है कि वो जो स्मॉल पोट है, जो कचौड़ी है, वो किससे बना दी गई होगी, ग्रेफाइट से बना दी गई होगी, कह सकता हूँ। तो आप कह सकते हो, पीछे आपको पढ़ाया था, ग्रेफाइट और जो डायमंड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट अच्छे खासे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मतलब ये हाई मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, टोलरेट कर सकते हैं। बर्तन के टूटने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो घरवाली कचौड़ी है वो मान के चलना है वो किससे मिलके बनी होगी, ग्रेफाइट से, सही है। अब वो बनाई इसलिए गई क्योंकि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट को टोलरेट कर सकती है। अब उस कचौड़ी के अंदर क्या डाल दो, ऐसी मेटल डाल दो जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपको डिटरमिन करना है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। उसके लिए इस अपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है, इस पात्र का इस्तेमाल किया जाता है। उस टर्म को कहा जाता है क्रूसिबल। घरवाली कचौड़ी को मान के चलना है कि वो ग्रेफाइट से बनी होगी। उस ग्रेफाइट के अंदर डाल दो मेटल, वो मेटल डालने जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्रूसिबल ही क्यों इस्तेमाल किया, तो आपको पता है ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो पोट के या बर्तन के टूटने की संभावना जब गर्म करोगे वो उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसका खुद का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो हमेशा की तरह वीडियो सेक्शन के बीच में 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। 4 लाइनें उनके लिए हैं जो प्यार मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं जी मैं जीना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। ऐसे वाले जो प्रेमी होते हैं, जिनको रोग होता है, उनके लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। कई बार वो कहते हैं जी मैं रातों से सोया नहीं हूँ। तो जी आप सोए नहीं हो तो उसे प्रेम नहीं कहा जाता, उसे केमिस्ट्री या बायो के माध्यम से इनसोम्निया कहा जाता है। वो कोई प्रेम व्रेम नहीं है, वो एक रोग है, एक डिसऑर्डर है जिसे इनसोम्निया कहा जाता है। नींदों की पूर्ति ना होने वाले रोग को इनसोम्निया कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। अगर कोई व्यक्ति नहीं सो पा रहा है तो हो सकता है उसके साथ ये दिक्कत हो। ध्यान से सुनना है। हजारों रात का जागा हूँ, क्या बात है भाई, प्रेमी भी आजकल क्या क्या कर रहे हैं। हजारों रात का जागा हूँ, सोना चाहता हूँ अब तुझसे मिलके, मैं ये पल के भिगोना चाहता हूँ। अब बहुत ढूंढा है तुझको खुद में, इतना थक गया हूँ मैं कि खुद को सौंप कर तुझ में खो जाना चाहता हूँ। तो मोटी मोटी बात ये है कि खुद को सौंप कर आखिरकार में सोएगा, क्योंकि नींदें पूरी हुई नहीं है। अपने मेंटल डिसऑर्डर को किसी दूसरे को थोपा थोपी करेगा। अब खुद को इंसोम्निया है तो दूसरे को भी जगा के रखेगा, उसको भी क्या करेगा, इंसोम्निया करेगा, और खुद की नींदें पूरी करेगा। जब तुझे पता है कि तुझे सोना है तो सो जा भाई, इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब क्यों। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी, कह सकता हूँ। आगे चलते हैं। अगला जो है, क्रूसिबल का मीनिंग समझ में आया होगा, सही है। अब टॉपिक के ऊपर, क्रूसिबल का मतलब एक ऐसा अपरेटस, एक ऐसा पोट, एक ऐसा बर्तन जो ग्रेफाइट के माध्यम से बनाया गया होगा। क्यों बनाया गया, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। किस लिए बनाया गया, ताकि इसके अंदर वो मेटल्स रखी जा सके जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ताकि उनके मेल्टिंग पॉइंट की आसानी से डिटर्मिनेशन की जा सके। उस पोट को आप क्या कह सकते हो, क्रूसिबल कह सकते हो, ठीक है। 7वां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ग्रेफाइट कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अभी मैंने ग्रेफाइट को मिक्स किया था क्ले के साथ, ऐसे ही मान लो मैं किसी दूसरी चीज़ के साथ उसको मिक्स कर देता हूँ। व्हेन ग्रेफाइट कैसी होती है, आपको पता है, स्लिपरी होती है, सॉफ्ट होती है, ल्यूब्रिकेंट होती है। व्हेन ग्रेफाइट विच इज सॉफ्ट एंड ग्रीसी, जो सॉफ्ट भी होती है और ग्रीसी भी होती है। व्हेन ग्रेफाइट which is soft and greasy mixed with पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ अगर उसको मिक्स किया जाए तो पेट्रोलियम
जेलीज आर फॉर्म्ड, पेट्रोलियम की जेली बन जाती है। जेली मतलब जैसे आपने घर पे जो ग्रीस देखी होगी वो एक प्रकार का जेल हो गया कह सकता हूँ। अगर आप किसी भी ग्रेफाइट फॉर्म को मिक्स कर देते हो पेट्रोलियम के साथ तो पेट्रोलियम जेलीज का इस्तेमाल किए आप बना सकते हो, पेट्रोलियम जेलीज बना सकते हो और फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो किस में काम हो सकती हैं, विच आर ऑल्सो यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है एक ऐसा कंपोनेंट जो घर्षण को कम करता हो, जैसे ग्रीस होती है। अगर मान लो आपकी जो घर वाली चाकी है उसके बीच में मान लो बेरिंग क्या हो, ग्रीस कम हो जाए तो बेरिंग पे बेरिंग घर्षण करना शुरू कर देता है, फ्रिक्शन करना शुरू कर देता है। तो फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए आप जो ग्रेफाइट है उसे ल्यूब्रिकेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ल्यूब्रिकेंट मिलेगा कहाँ, ये उन ल्यूब्रिकेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मशीन्स इंडस्ट्री में काम करती हैं एट एलिवेटेड मतलब हाई टेम्परेचर पे। तो जो मशीनें उद्योग में हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं, तो आपको पता है जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है, तो उसके ल्यूब्रिकेंट नेचर का फ़ायदा हम उठा सकते हैं जो मशीनें हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करती हैं उनके लिए। तो विच आर ऑल्सो यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट फॉर those machineries which are operated at high temperature। सही है, ग्रेफाइट को मिक्स करके आप जेली बना सकते हो। और दूसरा इस्तेमाल क्या कर सकते हो, ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट और ग्रीसी होने की वजह से उसके ल्यूब्रिकेंट नेचर का भी फायदा उठा सकते हो उन मशीनों के लिए, उन यंत्रों के लिए जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, कहाँ, उद्योग के अंदर। तो कह सकता हूँ आपके डे टू डे लाइफ में अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है कौन, आपका ग्रेफाइट। कह सकता हूँ यहाँ तक चीज़ों में किसी भी प्रकार की कोई शक और आपको शंका नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक ये कुछ एक इम्पोर्टेंट यूजेस थे जिनको आप क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं और दिखा देता हूँ एक आधा इस्तेमाल। अगला जो यूज़ है वो कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती हैं, कौन सी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं, ध्यान से देखो। उसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा हिरोशिमा और नागासाकी वाली बात सुनी होगी। कह सकता हूँ हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम गिराए गए थे वो परमाणु बम थे, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। तो न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं या न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उनकी जब रिएक्शन करवाई जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी रोड को डाल देंगे, सही है, रिएक्शन को करवाने के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो रोड्स होती हैं वो भी किसकी होती हैं, ग्रेफाइट की होती हैं, ताकि न्यूट्रॉन, भाई न्यूक्लियर रिएक्टर में बनते क्या हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स बनते हुए नजर आएंगे। सही है, आपने न्यूक्लियर फिजन पढ़ा होगा, फ्यूजन पढ़ा होगा, कौन करवाता है, न्यूट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज़्यादातर, कह सकता हूँ। तो आपको पता है अंदर जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स की रिएक्शन चल रही होंगी तो अंदर रिएक्शन का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अब हर एक रिएक्टिव मेटल का तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, सही है। तो इसका मतलब एक ऐसी आपकी कंपोनेंट उसके अंदर डालना शुरू करूंगा जिसकी वजह से वो न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो रोड का इस्तेमाल होता है वो भी ग्रेफाइट की बनती है, ताकि न्यूट्रॉन की स्पीड को वो क्या कर सके, कंट्रोल अवस्था में रख सके, मॉडरेट अवस्था में रख सके। तो कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है आपके किसका, ग्रेफाइट इसका ग्रेफाइट का, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए graphite rod. It is also used as a graphite rod in न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ग्रेफाइट रोड की तरह इस्तेमाल हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए ग्रेफाइट रोड्स, ग्रेफाइट रोड का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए ग्रेफाइट रोड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ऑर्डर टू, क्यों यूज किया जाता है, इन ऑर्डर टू मॉडरेट का मतलब ठीक ठाक, इन ऑर्डर टू मॉडरेट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट। अब उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन घूम रहे होते हैं, क्या घूम रहे होते हैं, न्यूट्रॉन। उन न्यूट्रॉन की
स्पीड को मॉडरेट अवस्था तक ले जाने के लिए, उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? ग्रेफाइट रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी। न्यूट्रॉन एक ऐसी स्पीसीज होती है विच इज़ न्यूट्रल इन नेचर। जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। अब जो न्यूट्रल चीज़ रह गई उसे आप क्या कह सकते हो? न्यूट्रॉन कह सकते हो। ना तो वो क्या दिखाए, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी भी प्रकार की कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाता हो। डिफ्लेक्शन तो तब दिखाएगा जब कुछ चार्जेस कंटेन करेगा, जब चार्जेस है ही नहीं तो विच इज़ न्यूट्रल इन नेचर इज कॉल्ड न्यूट्रॉन कह सकता हूँ। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, सही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ग्रेफाइट जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अपनी वीडियो को समअप करने से पहले आपको अब तक जो पढ़ाया है एक बार उसको रीकैप कर देता हूँ। फाइनली एक टेबल तैयार कर देता हूँ कि डायमंड और ग्रेफाइट कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ जल्दी से, डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट कैसे ध्यान रखेंगे आप इसे, सही है। डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़े हैं। एक तरफ डायमंड लिख देता हूँ और एक बार छोटी सी टेबल बना के ग्रेफाइट, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाएं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको ये मदद करती हुई नजर आए। सबसे पहले जो डायमंड है वो हमने पढ़ा था कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। पीछे जाके सेक्शंस देख सकते हो। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ग्रेफाइट कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और sp2 मतलब स्ट्रक्चर कैसी मिलेगी? ट्रायगोनल प्लेनर, सही है। या फिर हमने पढ़ी थी कैसी स्ट्रक्चर होती है? स्लिपरी स्ट्रक्चर होती है। ऐसे लिख दो, स्लिपरी स्ट्रक्चर होती है फ्यूज्ड हेक्सागोनल रिंग्स के साथ। डायमंड जो होता है इट इज ए 3D स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है? 3D। और ये कैसी होगी? इट इज ए 2D स्ट्रक्चर। डिफरेंसेस दिख रहे होंगे। तीसरा, इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कह सकता हूं इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है। 4000 से लेके कई किताबों को लिखना है 4203 केल्विन के आसपास। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, इट हैव ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1800 केल्विन के आसपास, सही है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1800 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है। चौथा, ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं दिखाता। डायमंड एक्ट्स एज ए इंसुलेटर, सही है। मतलब डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पीछे पढ़ा दिया था क्योंकि इसके चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बट हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। पढ़ाया होगा, सही है। ये इसका जस्ट अपोजिट है। ग्रेफाइट एक्ट्स एज ए कंडक्टर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई। यहां तक ये चीजें पढ़ाई थी, वही रिकैप कर रहा हूं भाई, ताकि आप एक जगह इन चीजों को सम अप करके ध्यान रख सके, ठीक है। इसके बाद हमने इनकी किसके ऊपर बात की थी? रिएक्टिविटी के ऊपर बात की थी। तो हमने कहा था जो डायमंड होता है इट इज हाईली अनरिएक्टिव इन नेचर। कह सकता हूं रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ही नहीं लेता। डायमंड इज हाईली अनरिएक्टिव इन नेचर। ग्रेफाइट फिर भी ठीक कई बार रिएक्टिव होता है। ग्रेफाइट इज लेस रिएक्टिव इन नेचर। डायमंड तो करता ही नहीं है भाई रिएक्शन। ग्रेफाइट इज लेस रिएक्टिव इन नेचर। कह सकता हूं डायमंड इज हाईली अनरिएक्टिव इन नेचर और इनर्ट कह सकते हो इन नेचर। रासायनिक अभिक्रियाओं में बिल्कुल भाग लेना पसंद ही नहीं करता डायमंड। ग्रेफाइट फिर भी थोड़ा बहुत क्या होता है? रिएक्टिव होता है।
तो कह सकता हूँ यहाँ तक। इसके बाद हमने पढ़ा था इट इज़ हैविंग ए हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा खासा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इट इज़ हैविंग ए हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5। ड्यू टू दिस रीजन इट शोज ब्रिलियंस, चमक। सही है, चमक दिखाता है। एंड अच्छा खासा क्या दिखा सकता है, चमक दिखा सकता है। एंड यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ज्वेलरीज, कह सकता हूँ। और चमक की वजह से ही ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए। ग्रेफाइट जो होता है, और भी इसको अगर मैं छोटा लिखना चाहूँ इसको, तो कैसे लिख सकता हूँ, छोटा सा ऊपर वाली स्टेटमेंट को ही अल्टरनेट करके, डायमंड इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। सही है, आर पार देख सकते हैं आप उसके, क्यों, चमकीली चीज़ है, कह सकता हूँ आर पार देख सकते हो उस चीज़ के प्रति। ये कैसा होता है, ग्रेफाइट इज ओपेक, जिसके आर पार देखा ना जा सके। ग्रेफाइट इज ओपेक एंड ब्लैकिश स्ट्रक्चर, ब्लैकिश ग्रे स्ट्रक्चर। सही है, काले रंग की स्ट्रक्चर होती है और ऐसी जो ओपेक हो, जिसके आर पार देखा ना जा सकता हो। तो ये कुछ एक इसके क्या हैं, डिफरेंसेस हैं। तो आप देख सकते हो अच्छे खासे डिफरेंसेस कंटेन कर रहे हैं। लास्ट डिफरेंस और बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन हो जाता है डिफरेंसेस के ऊपर। डायमंड की जो डेंसिटी है वो अच्छी खासी ज़्यादा थी, क्योंकि 3 डायमेंशन में पार्टिकल पास पास होते हैं। डायमंड हैव हाई डेंसिटी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेफाइट हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू डायमंड। कह सकता हूं एज कंपेयर टू डायमंड, डेट इज 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देख सकते हो आप। सही है, तो ये कुछ एक क्या हैं, डिफरेंसेस हैं, आप देख सकते हो। अगर डिफरेंसेस पूछते हैं तो डिफरेंस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता देनी है। इसका मतलब यहाँ वेंडरवाल फोर्स ऑपरेट कर सकती है ग्रेफाइट के अंदर, वो चीज़ें भी आप लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आज का जो वीडियो सेक्शन है वो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, जाने से पहले हमेशा की तरह 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। आपके चक्कर में आधे से ज़्यादा शायर हो चुका हूँ मैं, ये ध्यान से सुनना है। ये उनके लिए जो प्यार में धोखा खाया चुके हैं या धोखा खाने वाले हैं, तो उनके लिए 4 लाइनें ध्यान से सुनना है। समेट कर ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से, समेट कर ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से, अगली मोहब्बत में तुम्हें फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। ठीक है, अब किसी को धोखा मिलेगा तो अगली मोहब्बत भी तो करेगा ना भाई, वो कस्में वादे बाबू सोना फिर से वही रिपीट होगा। तो उनके लिए हैं ये 4 लाइनें, आपके लिए नहीं। आपको तो पढ़ना है, मस्त रहना है, कैरियर बनाना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में, जिसका नाम होगा फुलरीन। तो तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी आपसे विदा लेना चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।